अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, मतलब अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह है। सदियों पुरानी ये कहावत है, हर दौर में सच साबित हुई है। सिकंदर, मुगल, अंग्रेज, सोवियत यूनियन के बाद अमेरिका इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 61 लाख करोड़ रुपए खर्च किए और करीब 2300 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए और आखिरकार उसे अफगानिस्तान छोड़ना ही पड़ा। अमेरिका को 20 साल तक छकाने और देश छोड़ने पर मजबूर करने वाले समूह का नाम है तालिबान। एक दिन पहले यानी 15 अगस्त 2021 तक तालिबान ने राजधानी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगान सेना तालिबान के साथ समझौता करने को राजी हो गई। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान सत्ता में आ गई है, ये तय माना जा रहा है या ये तय है। अब हम यहाँ पर तालिबान का इतिहास का और काम करने का, सोचने का तरीका, कमाई का जरिया, अमेरिका से जंग और भविष्य में एजेंडे को लेकर 7 पहलुओं पर इस पूरी दास्तान को पेश करते हैं। दैनिक भास्कर और एनडीटीवी और काफ़ी में ये रिपोर्ट छपी है। उन्हीं के आधार पे हम ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं कि आखिर तालिबान का इतिहास क्या है, कौन है तालिबान, ये किस तरीके से काम करते हैं, इनके कमाई का जरिया क्या है, अमेरिका से जंग करी तो इनको क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला, भविष्य में तालिबान का एजेंडा क्या है, इस बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तालिबान कौन है। तो 1980 के शुरुआत दिनों में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेना आ चुकी थी। उसी के संरक्षण में अफगान सरकार चल रही थी। कई मुजाहिदीन समूह सेना और सरकार के खिलाफ ये मिलती थी। 1989 तक सोवियत यूनियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। इसके खिलाफ लड़ने वाले लड़ाके अब आपस में ही लड़ने लगे। जब सोवियत यूनियन की जब सेना चली गई तो वहाँ जो मौजूद जो अलग अलग कबीले और अलग अलग जो गुट बन गए थे वो आपस में लड़ने लगे। और ऐसा ही एक लड़ाका मुल्ला मोहम्मद उमर था। उसने कुछ पश्तून युवाओं को साथ में लेकर तालिबान आंदोलन शुरू किया। तालिबान, फिर मैं आपको बता दूं, तालिबान का मतलब होता है छात्र, और बहुत सारे छात्रों का जो समूह होता है वो होता है तालिबान। अब तालिबान की पैदाइश और इसका उभार कैसे हुआ, तो इसको शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि पश्तो भाषा में मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को तालिबान कहा जाता है, जिनका पूरा के पूरा ग्रुप होता है। एक अगर स्टूडेंट हो तो वो तालिब कहा जाता है। ये संगठन सुन्नी इस्लाम का प्रचार करता था और इसको सऊदी अरब से फंड मिलती थी। इसकी शुरुआत मुल्ला मोहम्मद उमर ने पूर्वी पाकिस्तान से कुछ मदरसों से की थी। अस्थिर अफगानिस्तान में तालिबान ने पश्तून से शांति और सुरक्षा का वादा किया था। मुजाहिदीन के अत्याचार, भ्रष्टाचारों से अजीजी जो जनता परेशान हो चुकी थी, उसने तालिबान के अंदर मसीहा देखा और 1992 को तालिबान ने दूसरे मुजाहिदीन समूह से लोहा लेना शुरू कर दिया। 1994 को तालिबान ने कंधार पर कब्जा जमाया और 1996 राजधानी काबुल पर कब्जा किया। इसी साल तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात घोषित कर दिया, यानी कि इस्लामिक देश घोषित कर दिया। राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाकर मुल्ला मोहम्मद उमर को अमीर अल मोमिनीन बनाया। 1998 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो चुका था। अब बात करते हैं कि तालिबान काम कैसे करता है, किस तरीके से ये काम करता है। किसी भी देश की सरकार की तरह तालिबान भी चलता है। इसमें भी जो अलग अलग, जैसे हर देश की सत्ता के अंदर नेता वगैरह होते हैं, वो इसमें भी होते हैं। इनकी एक लीडरशिप काउंसिल होती है जिसे रहबरी शूरा कहते हैं। इसके बाद अलग अलग विभागों के कमीशन हैं। सभी प्रांतों के लिए अलग अलग गवर्नर और कमांडर भी नियुक्त किए जाते हैं। तालिबान की संगठन और सत्ता यानी कि लीडर अमीर उल मोमिनीन मौलवी हितबुल्लाह अखजुंदा
ये राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों की टॉप अथॉरिटी 2016 में इसने कमान संभाली थी और इससे पहले तालिबान के पूर्व चीफ जस्टिस थे। और 3 डिप्टी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूब, सिराजुद्दीन हक्कानी, ये तीनों अलग अलग लीडर हैं। राजनीतिक मामलों के मुखिया और तालिबान के को फाउंडर हैं मुल्ला मोहम्मद गनी बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूब मिलिट्री ऑपरेशन का कमांडर और तालिबान का फाउंडर मुल्ला, ये जो उमर का बेटा है। सिराजुद्दीन हक्कानी राजनीतिक तालिबान नेता जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है और हक्कानी नेटवर्क के मुखिया हैं। अब इसके बाद में फिर नीचे आती है लीडरशिप काउंसिल यानी कि रहबरी शूरा या क्वेटा शूरा। इसके अंदर 26 सदस्य होते हैं और ये 26 सदस्य होते हैं। पूरे के पूरे कमीशन भी होता है, तालिबान की कैबिनेट होती है, मिलिट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक समेत 16 विभाग होते हैं। ये तालिबान कैबिनेट की तरह ये काम करता है। गवर्नर, कमांडर और सीनियर जज उसके बाद में होते हैं। हर राज्य में तालिबान का एक एक गवर्नर और कमांडर होता है। दोनों पदों पर नियुक्त मिलिट्री कमीशन करता है। इसके अलावा एक सीनियर जज का पद भी होता है, जैसे कि अपने यहाँ भारत में चीफ जस्टिस होता है, वहाँ पर भी एक सीनियर जज होता है और जिस पर इस वक्त मुल्ला अब्दुल हकीम काबिल हैं। अब आते तालिबान की विचारधारा क्या है। तालिबान की विचारधारा और उसके नियम और कानून। 1996 से 2001 तक तालिबान में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी। तालिबान ने पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया था। लड़कियों के स्कूल जाने और महिलाओं के काम करने पर रोक लगा दी थी और लड़कियों के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया था और लड़कों के लिए दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया था। आदेश न मानने वालों को सजा देना एक तरीके से उन्होंने पब्लिक इवेंट बना दिया था कि वो पूरी जनता के सामने उनको सजा देते थे। हत्या के जुर्म में फांसी और चोरी करने वालों के अंग काट दिए जाते थे। अफगानिस्तान में दुनिया भर के आतंकवादियों को पनाह दी जाने लगी थी, ऐसा खबरों के जरिए पता चलता है। अब तालिबान कितना रईस है, पैसा कहाँ से आता है इनके पास में, तो तालिबान अपना हिसाब किताब का कोई ब्यूरो वैसे तो ऑफिशियल कहीं कोई प्रकाशित नहीं करता है, लेकिन इसकी जो सटीक कमाई है और संपत्ति का पता लगाना इसलिए काफ़ी मुश्किल है। 2016 में फोर्ब्स के ने एक अनुमान लगाया था कि तालिबान का जो सालाना कारोबार है वो 2968 करोड़ रुपया है। रेडियो फ्री यूरोप द्वारा हसील नाटो की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 20 में तालिबान का जो सालाना बजट था वो करीब 11,000 करोड़ रुपया था। एक जानते हैं कि कमाई के इसके मुख्य स्रोत क्या हैं, तो सबसे बड़ा जो इसका जो कमाई का स्रोत है वो ये माना जाता है कि अफीम से तालिबान को काफ़ी कमाई होती है, बहुत ज़्यादा। दुनिया में 80% अफीम का उत्पादन अफ़गानिस्तान के अंदर होता है। अफीम की खेती वाले ज़्यादातर हिस्से जो हैं वो अफ़गानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण में है। अफीम का कारोबार करने वालों से तालिबान टैक्स वसूलता है। तालिबान के इलाकों में बॉर्डर पर पोस्ट में भी व्यापारियों को टैक्स देना होता है। किसी सैन्य चौकी या शहरी इलाके का कब्जा करके सारी संपत्ति तालिबान ले लेती है। अफगानिस्तान में अवैध खनन करने वाली कंपनियों से तालिबान जो है वो टैक्स वसूलता है। अब 5वें नंबर पर आते हैं कि अमेरिका और तालिबान में 20 साल जंग चली, क्या मिला। 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 यात्री विमानों को हाईजैक किया। इनमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 1 विमान को पेंटागन और 1 विमान को अज्ञात जगह पर क्रैश करा दिया। और इस हमले के पीछे अल कायदा का हाथ माना गया था। अमेरिका ओसामा बिन लादेन का खून का प्यासा हो गया था। ओसामा पहले सूडान में छिपा था, उसके बाद अफगानिस्तान में पनाह ली और अमेरिका को इसकी खबर लगी तो वो अफगानिस्तान पर टूट पड़ा। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान शाह का जो था वो शासन था और तालिबान की फिर अमेरिका से जंग चली। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में नाटो से अफगानिस्तान पर हमला हुआ। महज 3 महीने में अफगानिस्तान
से तालिबान का शासन खत्म कर दिया गया। तालिबान और अल कायदा के बड़े नेता पाकिस्तान के क्वेटा शहर भागकर चले गए। मुल्ला मोहम्मद उमर कराची में रहने लग गया, जहां 2013 में बीमारी से उसकी मौत हो गई। 2012 सितंबर में तालिबान ने काबुल में कई हमले किए, जिसमें नाटो के भी कैंप लगे थे। 2013 यूएस में ड्रोन हमले में तालिबान के सबसे बड़े नेता हकीमुल्लाह मसूद की मौत हो गई। और 2 मई 2016 के बाद संगठन की जो कमान है वो मुल्ला हतीबुल्लाह अखजुंदा को सौंपी गई। 2015 में के अगस्त में तालिबान ने मुल्ला मंसूर को अपना नया नेता चुने जाने की घोषणा की। मई 2016 में अमेरिकी ड्रोन हमले के अंदर मुल्ला मंसूर की भी मौत हो गई। 2001 से 2019 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कुल 61 लाख करोड़ रुपया खर्च किया। अब तक 2001 से और अब तक 2300 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों की इस युद्ध के अंदर जान गंवानी पड़ी। 1,11,000 से ज़्यादा अफगानी नागरिक मारे गए। 64,100 से ज़्यादा अफगानिस्तान सैनिक और पुलिसकर्मी मारे गए। तालिबान के जो अब ये जो प्रभाव बढ़ा है, इससे क्या होगा और किसको चिंता करनी चाहिए? तालिबान के लिए किसको चिंता करनी चाहिए? तो पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अफगानिस्तान में गृह युद्ध अगर होता है, अब तालिबान की सरकार के बाद में अगर ऐसा होता है, माना जाता है, तो पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। तालिबान इस बार भी पाकिस्तान में कितने नियंत्रण में रहेगा, ये चिंता का सबब है। और अब बात करते हैं भारत की। तो अफगानिस्तान सरकार के जरिए भारत की पाकिस्तान पर कूटनीति बढ़त थी। अब तालिबान की भारत पर कूटनीति बढ़त कितनी होगी, कितनी हो सकती है, ये चिंता का विषय हो सकता है। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल अब आतंकियों की ट्रेनिंग और उनको पनाह देने में भी इस्तेमाल हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें तो तालिबान लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिकों के अधिकारों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अब खतरा माना जा रहा है। तालिबान के आतंकी संगठन अल कायदा से मजबूत संबंध है। और चीन की अगर बात करें तो तालिबान सरकार आने से चीन के शिनजियांग के उइगर मुस्लिम सक्रिय हो सकते हैं। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट के लोगों को अफगानिस्तान में पनाह मिल सकती है। अब आखिर कि तालिबान का भविष्य के लिए एजेंडा क्या है? तालिबान का जो एजेंडा है वो जिन रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो अमेरिका और नाटो देशों के सैनिकों ने इस साल मई में अफगानिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में तालिबान का प्रभाव बढ़ने लगा। तालिबान ने हेरात, कंधार और काबुल समेत अफगानिस्तान के 34 में से 24 प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। चीन और रूस के साथ तालिबान डिप्लोमेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान का एजेंडा सिर्फ अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करना है। 1996 से 2001 के दौरान सत्ता में रहते हुए तालिबान का फोकस सिर्फ अफगानिस्तान था। इधर अगर दूसरी तरफ बात करें तो तालिबान का ये कहना है कि वो महिलाओं को काम करने और शिक्षित होने की सुविधा देगा, जो कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उसका ऐसा कहना है। अफगानिस्तान फिलहाल एक इस्लामिक रिपब्लिक है जिसे तालिबान इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। कैसी लगी है आपको, हमें ज़रूर बताइए।